एजुकेशन पे हम लोग देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं। कभी आप एसएससी स्कैम देखते हैं, एसएससी ने एक बिल्कुल घटिया कंपनी को ठेका दे दिया है, उससे वाद विवाद होता रहता है ना, उससे हमेशा वाद विवाद होता रहता है। तो इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को कि क्या किया जाए, इसको हटाया जाए या सरकार कुछ चेंजमेंट करेगी, तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। जो एसएससी ने ठेका दिया है ना, ये बहुत गलत ठेका दिया है टीसीएस को हटा के, और ये यूथ के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे? मुझे ऐसा लगता है कि देश भी अब युवाओं की मजबूरी समझ रही है, इसीलिए उसका फ़ायदा उठा रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मतलब कि कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अब जॉब देना नहीं चाहती। जी, आपको आप देखिए कितने रोज़गार कितनी वैकेंसीज का वादा हुआ था देश में, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से 10% ही डिलीवर हुई है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में 10 सालों में जितनी भी वैकेंसी देने का वादा हुआ था उसमें 10% ही हुई है मेरे हिसाब से जहाँ तक, लेकिन बाकी वैकेंसी मिली ही नहीं। और जो मिल भी रही है वो भी इतने गलत तरीके से मिल रही है। लोगों को लगता है कि जो मुझे नौकरियाँ मिल रही है वो मेरी मेहनत से मुझे नहीं मिल रही है। मैं मेहनत करूँगा तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि होना तो वही होगा ना जो एक बच्चा अपनी पीजी से लेकर 12 तक पढ़ाई करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर 3-4 साल एग्ज़ाम की तैयारी करता है, और उसके बाद फिर वो फॉर्म भरने के लिए लड़ाई करता है कि भैया नोटिफिकेशन जारी करो। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो समय पे एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है अपने देश में, और भारत जैसा देश जहाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को लड़ना पड़े, नोटिफिकेशन के लिए लड़ना पड़े, एग्ज़ाम सेंटर अच्छा दो इसके लिए लड़ना पड़े, पेपर ना लीक हो इसके लिए लड़ना पड़े, तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करे या फिर इन वाद विवाद के चक्कर में उलझा रहे। आप भी एग्ज़ाम देते होंगे? मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद थोड़ी सी जगह से भटकना है। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम में ही दिक्कत है, हमारे देश में बहुत सारी जगहों में दिक्कत है। आपको एग्ज़ाम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता है कि हम लोग वर्ल्ड में 144 नंबर पे आते हैं बुकमरी में ना, 144 या 114 पे बुकमरी में। हाँ, हम लोग बहुत पीछे, हम लोग करेंसी बहुत ही नीचे है, और हम लोग के लिटरेसी रेट भी बहुत इंडिया का बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग सबसे ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, और हमारा जो खान पान है, लाइफ स्टाइल, वही बहुत नीचे आता है। और पर कैपिटा इनकम तो आप जानते ही कैसा है। जापान से चले भले ही हम लोग आगे निकल गए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। और लोन भी हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं कि लोन कम है, लेकिन लोन भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो पूरी बात गवर्नमेंट पे आ जाती है, ये पूरी बात बहुत देखिए, जिम्मेदारी किसने ली हमारे देश की? अभी इस समय सरकार ने ली है, उनके मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी तो होती है। एजुकेशन मिनिस्टर किस लिए होता है? इसी सब के लिए तो होता है ना, कि जहाँ समस्या उनको सुधार करे। अब वो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि देश के टीचर्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, आप उनको मार रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप फॉर्म भर के पुलिस बनते हैं और उसके बाद आप उन्हीं का साथ देते हैं। आप भी तो बहुत ही प्रताड़ना से आगे बढ़ के पुलिस बने हैं ना, पुलिस ऑफिसर बने हैं। आप साथ किसका दे रहे हैं? जो गलत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ आना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि मैं भी ऐसे बनाऊँ, लेकिन देश की पुलिस भी बहुत हद तक उनका साथ एसएसटी वालों को साथ दे रही है। आपने देखा नहीं कि टीचर्स को लाठी डंडे से मारा गया, उनका हाथ टूट गया, किसी को गाली दिया गया, बच्चों को मार के भगाया गया। बच्चे क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि मुझे नोटिफिकेशन टाइम पे दीजिए, हमारे लिए खाली बस कुछ ना दिए, खाली पानी भी ना दीजिए, हमें बस सीट दे दीजिए सही से पेपर देने की। यही तो मांग रहे हैं ना सर? बात सही है, बात सही है। नहीं, क्या चाहिए उनको? वो कुछ वहाँ पे अयाशी करने थोड़ी ना, वो खाली एग्जाम लिखने आ रहे हैं। मैं पास होऊंगा तो मुझे ले लीजिएगा, नहीं होऊंगा तो मुझे हटा। जो एलिजिबल आप उसको जॉब दो बस। और ये जो फालतू की ये धांधली हो रही है, धांधली क्या हो रही है? अगर 100 सीट निकली हैं, 80 सीट गवर्नमेंट चाहती हो, जो अमीर घर के लोग हैं ना, जो पैसा खिला के इधर उधर से बन जाते हैं कैसे की, तो उन्हीं को ये मिले, ऐसा ये गवर्नमेंट चाह रही है। गवर्नमेंट, आपने देखा नहीं कि पिछले 2-3 महीनों में एक IAS ऑफिसर बनी है लड़की, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल करके देख लेना। आप देखिए, आप उसको किस कैटेगरी में आप देखेंगे, कैसे उसको नौकरी मिली है। वो अच्छे घर की लड़की है, उसकी लाइफ स्टाइल मेरे ख्याल से आप मानोगे नहीं, 2 लाख रुपये उसका महीने का खर्चा है, लेकिन उसने जिस हिसाब से जॉब ली है, वो कहती है कि मैं गरीब हूँ। और उसका क्या नाम है उसको, अच्छा चलिए छोड़ देते उस टॉपिक को। चलो अगला मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये एजुकेशन जो है ना, अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी ढेर सारे स्कूल्स को बंद कर दिए हैं, है ना, ढेर सारे स्कूल को बंद किए हैं। तो उस पर क्या कहना चाहते हो आप? यूपी के रहने वाले आप भी हो, और आपके भी भाई बहन कोई ना कोई जो रिश्ते में है तो यूपी में पढ़ ही रहा होगा।
तो यूपी में जो स्कूल बंद किए हैं ये यूपी गवर्नमेंट की ये मैं क्या समझूं, यूपी गवर्नमेंट की नाकामी समझूं एजुकेशन के मामले में, क्योंकि यूपी तो डेवलप कर रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन एजुकेशन को क्यों नीचे गिरा रहे हैं ये टॉपिक बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्कूल बंद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसकी जगह उसकी दुगनी स्पीड से नए स्कूल बनाने चाहिए उनको। तो फिर आप पुराने बंद कर रहे हैं तो ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अगर आप नए नहीं बनाए तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इंसान को ज़रूरत किसी हेल्थ की, स्कूल की, ठीक है, उनको बेसिक ज़रूरत तो यही है ना कि उनको हाँ, स्कूल, हेल्थ, खान पान बाकी उनको चाहिए हो, ठीक है। उनको चाहिए क्या, उनको एक नौकरी चाहिए, उनको खाना पीना अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल, और उनको शिक्षा होनी चाहिए, और हेल्थ में उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनको दिक्कत ना हो। अब हमारे देश में आप देखिए, आपको हमें लगता है कि 80% लोगों ने अपना बीमा नहीं कराया होगा, कराया किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं, उनको जानते ही नहीं होंगे। बैंक अकाउंट से वो जब जुड़े, जब जन धन योजना आई थी जीरो बैलेंस वाली, हाँ अकाउंट खुलवाया तब खुले, तब आए। लगता है कि वो भी सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने पैसा डाला ही नहीं उसमें। उनको अभी भी लगता है कि वो सब बेकार चीज़ें हैं। अब देखिए, पढ़ाई में तो लोग पीछे हैं ही हैं, ठीक है, हेल्थ में भी लोग बहुत पीछे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। और नौकरी में तो आप देखिए ना, एसएससी में क्या हो रहा है, हम लोग सारे जगह में पीछे हैं देश में। आपको लगता है कि अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, क्या है तू, आज हम बताते हैं क्या तू है, तू क्या है वे, वो सब होने वाली बातें हैं। कुछ अच्छी चीज़ों को ले जाके आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश बहुत ज़्यादा महान है। हाँ, हमारा देश महान है, लेकिन हम उसको हमारा देश महान था, हमारा देश महान था, अब ये महानता से नीचे नीचे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश भले महान नहीं, लेकिन हम लोग उसको महान बना सकते हैं, एकजुट होके। सरकार जहाँ गलत कर रही है उनका विरोध करके, और जहाँ भी सरकार गलत करे तुरंत उनके सर पे चढ़ के। मुझे लगता है आधे से ज्यादा यूथ जो है अपना वो अपना ये धर्म भक्ति पे लगा हुआ है, धर्म खतरे पे है, और कुछ अपना फ्री फायर, पबजी, कुछ ऐसे टॉपिक्स में है। के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों पे इतने सारे इन्वेडर्स आए हमला करने, उस समय भी तो हिंदू रहते थे देश में, और उसके बाद इतने सारे यहाँ अत्याचार हुआ, कन्वर्जन हुआ देश में, तब भी तो हम लोग लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया में। आपको लगता है धर्म खतरे में है? इतने सारे, यही तो मैं यूथ को समझाना चाहता हूं, और पॉलिटिशियंस यही यूज कर करके धर्म खतरे पे, धर्म खतरे में, तो धर्म का चोगा पहना के वो इन सारे टॉपिक्स को हटा रहे हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे गवर्नमेंट हटा रही है। आड़ किसकी लिया जा रहा है? धर्म की। धर्म खतरे पे, धर्म अगर आ जाएगा तो ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। यूथ कभी इन टॉपिक्स पर बात नहीं करेगा, ना आंदोलन होगा, ना कुछ होगा। तो गवर्नमेंट का ये मेन प्लान है, गवर्नमेंट का ये मेन प्लान है जो हम लोगों को दे दिया गया, बस बजाने लो, समझ रहे हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग जाग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग जाग रहे हैं। एसएससी प्रोटेस्ट को मैंने देख के समझ चुका हूं मैं कि यूथ जाग रहा है, यूथ अब आंदोलन कर रहा है। यूथ को जागना ही होगा। अगर समय पे नहीं जागा तो मुझे नहीं लगता कि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताइए। ऐसा लगता है कि एसएससी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आप मानते कि नहीं मानते हैं? वो तो है, आप जरा सा लापरवाही करोगे। कि पढ़ाई लिखाई करने से इंसान समझदार हो जाता है, उसको दिखाई देता है, लेकिन एसएससी वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको ये सब दिखाई क्यों नहीं देता है? बहुत सारे लोग तो दिखता सब है, दिखता सब है। जब ऊपर का सिस्टम खराब है ना, तो नीचे वाले जितना भी प्रेशर मार ले उनको तमाचा मार के टाइट कर दिया जाएगा। अगर एक ईमानदार ऑफिसर है, आप बात करोगे, एक रिपोर्टर था ऐसे ही छत्तीसगढ़ में, और उसने कुछ आवाज़ उठाई रोड के बारे में, ठेकेदार के बारे में कुछ गलत सलत बोल दिया, जो सही था, वो रियल बात थी जो उसने आवाज़ उठाई थी। और आप सर्च करो जाके गूगल में, उसका पीस बोटी बोटी काट के उसने चुनवा दिया अपने ही घर में, और उस टॉपिक को ना मीडिया ने उठाया ना गवर्नमेंट ने उठाया। ये यूपी की बात में, ये छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, ये भारत देश में हो रहा है ऐसा। और हम लोग बात करते हैं कि एक महिला ने अपने पति को ड्रम में काट काट के भर दिया, ये उसका पर्सनल मैटर है, पति पत्नी का। पति पत्नी से मुझे याद आया कि जितनी महिलाएं पति को मार रही हैं, उससे मेरे हिसाब से 10 गुना ज्यादा पति महिलाएं को ही मारते हैं हर साल, उससे 10 गुना ज्यादा मैं बोल रहा हूं। और वो नहीं उठता है, वो नहीं उठता है, वो काफी समय से आता जा रहा है। तो ये उनको नॉर्मलाइज कर दिए हैं कि ये नॉर्मलाइज है, मतलब ये नॉर्मल, हाँ, ये प्रचलन में है। जब पत्नियां, देखो शुरुआत से औरतों को बंधक बना के रखा गया है। चाहे आप जैसे पीछे देख लीजिए, मुगल डायनेस्टी में, आप माता डायनेस्टी में आप देखिए कि महिलाओं आज़ाद थी। हमारे भारत देश में महिलाएं पहले बहुत आज़ाद थी, लेकिन बीच में जब से इन्वेडर्स आए हैं तो औरतों को बंदी बना रखा गया। अब उनको थोड़ी छूट मिली आज़ादी, अब छूट मिली है तो इकट्ठा तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगी, थोड़ा समय लगेगा। और समय क्यों ये सब यूँ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शिक्षा से वंचित हैं, इसीलिए तो हो रहा है ना सर। अगर कोई पढ़ा लिखी औरत कुछ ऐसा कर सकती है, आपको लगता है ऐसा? भले वो धोखा दे दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 1 ही 2 होगी जो, मुझे लगता है औरतें हाँ एजुकेटेड, हाँ बहुत मर्म दिल की होती हैं। औरतों का बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। अब रही बात आदमियों की, तो आदमियों को भी तो बोलना चाहिए ना कि हमने भी गलत किया है,
नहीं नहीं, गाड़ी कभी भी एक टायर पे चली नहीं समझ है, रहे दोनों का बैलेंस जरूरी है। न्यूज़ में क्या आ रहा है कि न्यूज़ वालों की तो मैं बात ही नहीं करता, वो बिल्कुल, क्या मैं गाली देने का मन करता है लेकिन मैं गाली नहीं दे सकता। ये जो मीडिया है, ये नेपोलियन ने जो हरकत की थी वही हमारी मोदी गवर्नमेंट कर रही है। नेपोलियन ने सेंसरशिप लगाई थी फ्रांस में, जिसके बाद से नेपोलियन 1815 में मारा गया था, हार गया था, और 1821 में उसकी मौत के घाट उतार दिया गया। 4 कंट्रीज ने मिलकर निपटाया था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रूसिया। तो वही मोदी गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल मीडिया को खरीद रखा है, मीडिया फालतू के टॉपिक्स उठाएगी। सलमान खान ने हाथ हिलाया, नोरा फतेही खान ने ठुमके लगाए, और उर्फी जावेद ने ये कपड़े पहने। ये क्या टॉपिक्स है यार? टॉपिक जो है वो उठाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश को आज़ाद होते हुए आप लोग को क्या कहना है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, सब लोग, जितने भी, हाँ जितने भी मुझे देख रहे हैं, सारे लोग कमेंट करो, सब लोग जल्दी से। आप लोग क्या समझते हो, क्या आपके हिसाब से गड़बड़ी है भारत देश में जो ठीक होनी चाहिए? ऐसा मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी राय दो। और मुझे लगता है यूथ को पावरफुल बनाना ही होगा। यूथ को इन सारे टॉपिक से जो हटाया गया है, एजुकेशन है ना, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे टॉपिक को हटा के धर्म बीच में जो ठोका गया है ना, ये बहुत गलत बात है। तो इसको हमें समझना ही होगा। सारे यूथ को एक साथ मिलके आगे आना ही होगा, तभी अपना जो इंडिया है वो इंडिया जैसा हो पाएगा। आप देख लो इंडिया में कैसी हालात हैं। अगर आपको गरीबी पता करनी है ना, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, नंबर लगाते रह जाओगे, आपको स्ट्रेचर तक नहीं मिलेगा, पेशेंट वहीं रोते रोते मर जाएगा, लेकिन कोई भी आपका साथ देने नहीं आएगा। अगर आपको एजुकेशन चेक करना, आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, देख लो कैसी पढ़ाई होती है। टीचर अपना बीड़ी पी रहा होगा, तंबाकू खा रहा होगा, और बच्चा बोरम बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा है। एजुकेशन अलग ही है वहां पे। तो आप ये सारी चीजें जाके चेक कर सकते हो। आपको क्या है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, मम्मी पापा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप सारी फैसिलिटीज मिल रही है, नेट मिल रहा है, फोन चला रहा है बराबर। लेकिन जो इंडिया में हो रहा है ना, हर चौथा आदमी जो गरीबी से मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है, उसको हमें ध्यान देना ही होगा। भारत देश ऐसे नहीं चलेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यह दिखाना होगा, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। मैं ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ये वो तीन जम, या कांग्रेस, पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूं। मुझे बस वही सरकार चाहिए जो भारत देश को ऊपर ले जाए। भारत देश आगे होना चाहिए। यह नहीं कि धर्म, जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, धर्म, पैसा, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है अपना सिर्फ और सिर्फ ये प्यारा देश। जिधर भारत देश की बात होगी उधर जमाना चलेगा, उधर यूथ चलेगा। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। धर्म और ये तो पर्सनल चीजें हैं, ये पर्सनल चीजें हैं। बाकी मुद्दों में ही बात होगी, लेकिन पहले आप देखिए जहां आप रह रहे, अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म क्या करेंगे? ये धर्म ये पर्सनल चीज है, ये इसको इतना नहीं उठाना चाहिए। मान लेता हूं कि ये पर्सनल है, आप अपना पर्सनली कर सकते हो, लेकिन आप सरकारी पोजीशन में बैठ के धर्म जैसे टॉपिक को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। वैसे तो हमारे देश में जितने बड़े लोग हैं वो धर्म पे अच्छी खासी बातें कर लेते हैं। हमें जो यूथ है, हमें इस समय शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सर। धर्म जी, बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उनको पढ़ाई में और शिक्षा में, इस सब में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मैं लाइव क्लास ले रहा था तो एक बच्चा आया, जय श्री राम, ये वो तीन जाम ऐसा करने लगा। मैंने उसको समझाया, बेटा तुम पढ़ने आए हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। धर्म आपका पर्सनल है। आप ये नहीं बताओ कि मैं हिंदू हूँ, आप सीने पे लिख के घूमोगे, ये चिपकाओगे माथे पर कि मैं हिंदू हूँ तो मैं बहुत, आप मान लो गलती से आप किसी इस्लामिक जगह पैदा हो जाते या मुस्लिम धर्म में पैदा हो जाते, तो आप वो गाना गा रहे होते इस्लाम का। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप सोच के देखो। आप सिख में पैदा हो जाते तो सिख का गाना गाते, आप क्रिश्चियनिटी में पैदा हो जाते तो आप बोलते क्रिश्चियन इज बेस्ट, है ना, आप यही कहते। तो ये पर्सनल चीजें यार, और ये आपका दिया हुआ नहीं है, ये गॉड गिवन है, ये गॉड गिवन है। तो हमें इन सारे टॉपिक्स को हटा के जो आज के यूथ को गुमराह किया जा रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके ज़रिए लोग समझ रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ें। और आपके जो बच्चे का आते हैं कोचिंग पढ़ने, वो भी आप बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं। मुझे लगता है सबको सब पता चल रहा है देश के बारे में। अभी महाराष्ट्र में आप एक इंसिडेंट सुने होंगे, क्या? अभी राजस्थान में भी एक इंसिडेंट हुआ। वहां पर एक छत गिर गई और कम से कम मेरे को डाटा एक्यूरेट तो नहीं पता, 8-9 लोग से ज़्यादा ही मरे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे
वो आंगन में अपनी प्रेयर कर रहे थे और अचानक से छत गिरी और खत्म हो गए। मेरे को कभी ये इंफॉर्मेशन सुनने को नहीं मिली कि भैया एक पॉलिटिशियन के घर की छत गिर गई, वहां मर गए, या संसद भवन की बिल्डिंग गिर गई, वो मर गए। तो यार बच्चे क्या कोई वैल्यू नहीं रखते हैं क्या? देश का भविष्य है, इनको आप नहीं सिक्योर करोगे तो ये देश कैसे सिक्योर होगा ये बताओ आप। कभी छत गिर जाती है तो कभी स्कूल बंद हो जाता है, ठेके की बात ही नहीं करो, हर आपको गली मोहल्ले में मिल जाएगा। स्कूल आप छोड़ ही दो, स्कूल में पढ़ाई का लेवल इतना डाउन करते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है जिस पर सबको ध्यान देना होगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो पेपर्स निकलता है एसएससी के 10+12 वाले, तो उसमें यही रिक्वायरमेंट तो होती है ना कि 10 या 12 पास हो तो आप उसको दे सकते हैं। जी सर, अगर हम लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी होती तो हमें अलग से कोचिंग लेनी ना पड़ती। बिल्कुल नहीं। हम लोग ऐसे ही ले आपको सकते हैं। अरे आप अगर 10th तक पढ़े हो ना तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। 10th तक इतना पढ़ा दिया जाता है और सारा सिलेबस 10th का ही आता है। 11th और 12th सिर्फ जेई, नीट और एनडीए मेडिकल देने के लिए होता है। 10th तक की आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख लो एनसीईआरटी की जो बुक इतनी मोटी होती थी अभी इतनी पतली हो चुकी है। रीजन क्या है? बच्चा अगर पहले ही पढ़ लेगा तो फिर बाद में क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है नहीं तो पहले ना पढ़ाओ इनको ये बातें, और 12th के बाद फिर से पढ़ाई करेगा वो 3-4 साल, फिर फॉर्म के चक्कर में दौड़ेगा, फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके उसकी जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर आप लगा दोगे एज रिलैक्सेशन की 31 साल के बाद आप पेपर नहीं दे सकते, फिर आप झुंझुना बजाओगे, कहोगे पूरी गलती मेरी थी, पेपर ही नहीं निकला। आप नहीं देख रहे हो कितना बड़ा जाल गवर्नमेंट ने पहले से बुना हुआ है आपके लिए, आपको फंसाने के लिए। क्यों? आपको जो पढ़ाना चाहिए पहले से एनसीईआरटी में वो सब हटा ही दिया। मुगल एम्पायर आप देखो कि क्लास 6 और 7 की बुक्स में नहीं है। मैंने बच्चों को पढ़ाया देखा, अरे भाई कल मैंने क्लास 8 की मैथ्स की और 7th की मैथ्स की बुक देखी, उसमें परसेंटेज चैप्टर नहीं है। सुनिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है मुगल एम्पायर नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं पूछना। वही तो यूपीएस आपकी औकात हो, अगर गवर्नमेंट की औकात है अगर सिलेबस डिलीट करने की तो यूपीएससी से हटा दे आप इसमें नहीं पढ़ा रहा था उसमें भी हटा दीजिए। बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत मैं कह रहा हूँ मैथ्स की आप बुक देखोगे, आप सिलेबस को थोड़ा कम कर दें, यूपीएससी से बड़े एग्जाम के ये नहीं कर पाएंगे। ये इनको चाहिए हाई फाई आईएएस ऑफिसर वगैरह ना, तो उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पगले जो लोग बैठे गवर्नमेंट में उनको कितना आता है? 1-2 क्वेश्चन अगर आप उनसे पूछ लो उनकी औकात हो तो बता दे गूगल सर्च किए बिना। ऐसा चल रहा है ये भारत देश है अपना। सर, भारत देश मुझे याद जहां पर क्लास 8th फेल रिंकू सिंह को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया था, बीईओ, वहां पर आप क्या उम्मीद रखोगे बताओ? अगर आपको बनाना होता तो फिर यार आपके पास ऑप्शन थे ढेर सारे, आप एजुकेशन अब या स्पोर्ट्स में डाल देते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना देते, भैया स्पोर्ट्स में स्किल है। मैं नहीं कहता हूँ रिंकू सिंह अच्छा नहीं खेल पाते, बहुत बढ़िया प्लेयर है और बेस्ट प्लेयर है वो, लेकिन यार आप इसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाते, आप एजुकेशन क्यों बनाया ये बताओ यार। मैंने सुना है कि उनको कुछ समय दिया गया है और तैयार होने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 12-15 साल में तैयार नहीं हो पाए, वो 4-5 साल में तैयार हो जाएंगे आप बनने के लिए। बच्चा एक पीजी से लेकर पढ़ता है 12th तक नॉर्मल एजुकेशन, फिर उसके बाद अपनी कंपटीशन की तैयारी करता है। आप देख लो इंडिया में हम लोग ने भी ग्रेजुएशन किया, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया 2020 से लेकर 22 तक, 20, 21, 22। मैं अगर ग्रेजुएशन की डिग्री के दम पर 1 रुपया भी कमा लूँ ना तो मेरे को गर्व होगा, गर्व। और आपने भी अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो आप बताओ ग्रेजुएशन की डिग्री में आपको कुछ पढ़ाया गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया है। वही अच्छा। ये है इंडिया एजुकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटी आप जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, डिग्री मिल जाएगी 3-4 साल में, और डिग्री मिलने के बाद वो पर्चा मिल जाएगा आपको। अरे यार उससे अच्छा है आप स्किल सिखा दो ना इंडिया में किसी को, 3-4 साल में क्या नहीं सीख जाएगा? आप बताओ इंडिया में कोई ऐसा एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट की जो ट्रक ड्राइवरों को ट्रेनिंग देती हो? और अगर टक्कर हो जाएगी तो पब्लिक इतना बुरा मार मारेगी ट्रक ड्राइवर्स को कि वो भरता बना देगी मारते मारते, और इंडियन गवर्नमेंट कभी चालान काट देगी, कभी ये कर देगी, कभी वो कर देगी। आप सिखाने आए थे? कोई सिखाने आया था? बता दो। ऐसा है इंडिया में सिस्टम। आप सिखाओगे जरा नहीं, मारने के लिए 10 लोग आ जाएंगे। सर, मानने से बात मुझे याद है कि मैं अभी पूल गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ आधे घंटे बारिश में इतने पैर मेरे चले गए थे पानी में। इतनी सी बारिश में मेरे इतने पैर चले गए थे पानी में, बताइए सर। और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था कि सामने गड्ढा है भी कि नहीं। क्या कहता है अमेरिका? क्या कहता है अमेरिका? तो जानते भी नहीं हो कि यूपी में अभी मेट्रो नहीं है, पूरे यूपी में मेट्रो भी नहीं आई है, जबकि हाँ। जापान जैसे देश जिसमें परमाणु बम गिर चुका है वो मतलब फुली मेट्रो है।
मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं नहीं नहीं, सर जापान खुली मेट्रो है, ठीक है, लेकिन यूपी में एक देखिए अभी मेरे घर के पास मेट्रो नहीं आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मेट्रो की बात छोड़ो, आप मेट्रो की बात छोड़ो, इंडिया में अगर बारिश हो जाए तो चाहे जितनी अच्छी रोड बनाएगा देना गड्ढे जरूर होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि ये जितने ऊपर से सिस्टम खराब है, ऊपर से खराब है सर। सड़कें बनती हैं इंडिया में ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग उनको उखाड़ लेते हैं, बनने के तुरंत बाद उखाड़ लेते हैं, कि सड़कें बहुत मजबूत चीज़ होती है कि उन्हें बड़े बड़े भारी सामान गुजरता है ऊपर से, लेकिन अब तो लोग देखते हैं सर उखाड़ लेते हैं, हमने देखे होंगे कि सड़कें उखड़ जाती हैं। ये पता है घोटाले हो रहे हैं हर जगह, हर चीज़। आपको मैं 100 रुपये दूंगा और बोलूंगा कि आप ये काम अच्छे से कर लेना, तो आप अपना जुगाड़ निकालोगे। अगर आप मिनिस्टर हो तो, या फिर आपको गवर्नमेंट ड्यूटी पे हो तो आप जुगाड़ क्या निकालोगे? बोलोगे कि 100 रुपये दिया है, 70 रुपये खा पी डाला जाए, 30 रुपये काम हो जाएगा। तो 30 रुपये काम तो कैसा होगा? मुझे तो आज समझ में आया कि एक करप्ट सिस्टम में अगर आप बड़े अधिकारी बन भी गए तो आप भी करप्ट हो जाओगे। सिंपल सर आपको मैं क्या बताऊं, मेरी गाड़ी कई बार पकड़ी गई है और वो लोग आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसे ही पैसा ले लेते हैं। अच्छा, घूस लेके। घूस। तो आप देखिए कि करप्ट सिस्टम में अगर आप बन भी गए पढ़ लिख के तो आप भी करप्ट हो गए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को बदलना चाहिए। आप देखो इसमें सुधार तो मुझे लग रहा है तभी होगा जब शिक्षा का प्रसार होगा, हर व्यक्ति शिक्षित होगा। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई एग्ज़ाम निकाल के गया तो वो बहुत शिक्षित आदमी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ लिख के भी अगर ऊंची पहुँच के भी आप गलत काम कर रहे हैं तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है। आपकी खुद भी तो कोई जिम्मेदारी है ना देश के प्रति। आप चालान का पैसा आप अगर रख लोगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? बिल्कुल, आप फिर गवर्नमेंट कहीं और से घोटाला करेगी। ये एक स्टेट की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में 28 स्टेट, सब में ऐसा ही है, सब में ऐसा ही है। गवर्नमेंट चाहे तो सुधार कर सकती है। और मैं ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, आप अच्छी है। मैं इस टॉपिक पे जरा सा भी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है ना। अच्छी तो सिर्फ और सिर्फ वही है जो भारत देश को इम्प्रूव करे, बाकी तो सब फर्जी हैं, बाकी सब फर्जी है। अब दूसरे गवर्नमेंट की बात कर लो, दूसरे देशों की बात कर लो, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है। एजुकेशन को ऊपर ले गए, एम्प्लॉयमेंट, चाहे यूरोप हो, चाहे अपना जापान हो या चाइना हो। चाइना की तो टक्कर की बातें नहीं है, चाइना से आप आंखें मिला के नहीं देख पाओगे ध्यान ठीक से। लेकिन सर एक समय था कि चाइना हमसे भी लो था सर, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा इतिहास में वीटो पावर इंडिया को मिल रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा चाइना को दे दिया, और उसके बाद से उस समय हम लोग को जरूरत भी नहीं थी उसकी। अब हम लोग इतने ज़्यादा देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा सर, पर पता होगा कि आज़ादी के समय हम लोग का $1 $1 पड़ता ना सर जी। सोचिए उस समय देश आज़ाद होने के बाद हम लोग कितने सही थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना सर कि करेंसी कितनी ऊपर थी, ठीक है। और रही बात दूसरी बात, अभी ये करेंसी बहुत नीचे, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम लोग की शास्त्रीय दुश्मनी चल रही है। मालदीव से भी दुश्मनी, नेपाल चाइना साइड जा रहा है, और बांग्लादेश का तो बात ही खत्म करो, पाकिस्तान तो पक्का दुश्मन। चाइना ने इंटरनेशनल कब्जा लिया है, समझ रहे हैं, पाकिस्तान ने इतना पार कब्जा लिया है, और तिब्बत भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, चला गया चाइना के पास। सर मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही है। आप देख रहे नक्सलवादी बहुत सारे आ गए हैं म्यांमार से, और झारखंड बिहार में वेस्ट बंगाल नक्सलवादी बहुत ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक तीसरा ग्रुप है नक्सलवादी, इंडियन नक्सल, सब जानते होंगे सर। यहाँ पे एक द्वीप था, वो भी हम लोगों ने दे दिया, कच्छ द्वीप, जहाँ तक मैं गलत कह रहा हूँ सर। और सर आप जानते नहीं होगा कि अगल बगल के जो देश, यहाँ का भी तख्ता पलट हो चुका है म्यांमार में ना सर। ये सब इंटरनेशनल मैटर में इंडिया, मोदी जी कहते थे कि हम जाएंगे सब जगह व्यवहार अच्छा बनाएंगे, ये अपनी यूपी की भाषा में। सर अब हम देश सर ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ तक खुल के रशिया ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया। अब सर मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। अमेरिका तो सर सामने मना कर चुका है कि हम तो आपके दोस्त ही नहीं हैं। क्योंकि सर क्या हुआ, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं से ही चूक रहे हैं सर, कहीं से हम लोग चूक रहे हैं।